चलो बच्चों, तो अब हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में कल हमने पहली लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में समझना शुरू किया था। कल के वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, जिसमें न्यूट्रिशन के दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि जिसमें ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड इंटेक करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझी। और दूसरा हमने समझा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि जिसमें जो एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद रेडी नहीं कर पाते और दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। न्यूट्रिशन के दो टाइप तो हमने समझे। अब आज के वीडियो में हमें समझना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो न्यूट्रिशन एक्चुअली किस तरह से करते हैं, वो किस तरह से अपना फूड इंटेक करते हैं, कैसे उनके बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, वो हम लोग समझें। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, कि जिनमें सबसे पहले समझें न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक न्यूट्रिशन इन अमीबा, इनमें समझें। अमीबा, आपको पता है ना, अमीबा वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर, सिर्फ एक सेल का बना हुआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये कहलाता है। लेकिन है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब वो भी फूड इंटेक करके, डाइजेस्ट करके उनमें से एनर्जी लेता होगा ना। वो भी तो भले एक यूनिसेल्युलर है, एकदम छोटा, एक सेल से बना हुआ, जो हमें आँख से दिखाई भी न दे, इतना छोटा, लेकिन वो भी तो कहीं से खाना लेकर, फूड लेकर और फिर उसे डाइजेस्ट करता होगा, उसमें से एनर्जी लेता होगा। उनमें भी तो मतलब न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती होगी ना। तो कैसे होती है एक अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस, वो समझे। तो कहते हैं एक अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस वो ये 5 स्टेप में होती है। ये 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है, जिनमें सबसे पहला स्टेप आता है, वो आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब ये होता है कि फूड को अपनी बॉडी में इंटेक करना, अपनी बॉडी में लेना, तो उसे इंजेशन कहते हैं। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो जैसे ही उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल देखता है, कोई फूड पार्टिकल उसके आसपास जब वो देखता है, तो उसकी बॉडी का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी को एक फिंगर जैसे स्ट्रक्चर में चेंज करके, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसका आखिरी का कोना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं फ्यूजडोफोडिया, जिसे कहते हैं फ्यूजडोफोडिया या तो स्यूडोफोडिया। कोई पी साइलेंट में अगर रखो तो स्यूडोफोडिया ऐसे कहते हैं। उसका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो उस फूड पार्टिकल के आसपास पूरा एक सर्कुलरली आसपास जमा कर लेता है और उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में अंदर ले लेता है। फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में अंदर लेकर उसकी सेल बॉडी में फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल मतलब समझो एक फूड बैग, उस फूड बैग में वो फूड पार्टिकल अंदर स्टोर करता है। तो सबसे पहले इंजेशन में वो खाना कैसे लेते हैं, तो अमीबा के आसपास जब कोई फूड पार्टिकल होता है तो अपने फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, जिसे फ्यूजडोफोडिया कहते हैं, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर उस फूड पार्टिकल के आसपास रख के फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में लाकर फूड वैक्यूल में स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले फूड इंजेशन हुआ, खाना बॉडी के अंदर आया, उसके बाद उसमें होता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन फूड पार्टिकल्स में कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। आसान भाषा में समझो तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि जिससे उनका डाइजेस्ट हो सके प्रॉपर, वो डाइजेशन। सिंपल पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में और टुकड़े हो जाते हैं ना, बड़े पार्टिकल्स के छोटे पार्टिकल्स में टुकड़े हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स सिंपल पार्टिकल्स बनते हैं, जिसे कहते हैं डाइजेशन। उनके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, कि अब वो फूड पार्टिकल्स जब एकदम छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाते हैं तो वो फूड पार्टिकल पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पूरी बॉडी, भले एक सेल है लेकिन एक सेल में वो पूरी बॉडी में, पूरी सेल बॉडी में वो पहुंचता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, मतलब एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी में। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उन फूड पार्टिकल का फिर एनर्जी में कन्वर्ट होना।
जो ये फूड पार्टिकल्स पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करके उनमें से एनर्जी क्रिएट करती है, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। हम ह्यूमंस भी तो जब खाना खाते हैं तो किसकी वजह से, हमारी बॉडी में वो जाकर एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए तो हम खाना खाते हैं ना। तो इनमें भी सबसे पहले इंजेक्शन होता है कि फूड बॉडी के अंदर पहुंचता है, उसके बाद डाइजेशन कि उन पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े हो जाते हैं, इनके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर पूरी सेल बॉडी उन छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्व करती है। देन एसिमिलेशन, वो जो फूड पार्टिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, उनमें से एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे कहते हैं एसिमिलेशन। एंड आखिरी में आता है एजेशन। एजेशन का मतलब ये कहते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए, वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, जिसे कहते हैं एजेशन। ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरह की प्रोसेस करता है। सबसे पहले खाना बॉडी के अंदर पहुंचाना, फिर उसका डाइजेशन होना मतलब कि उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टुकड़े हो जाना, फिर पूरी बॉडी में उसका एब्जॉर्व होना, फिर उनमें से एनर्जी मिलना, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं, और आखिरी में जो फूड डाइजेस्ट ना हो तो वो फूड बॉडी से बाहर निकाल देना, जिसे कहते हैं एजेशन। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ अमीबा के बारे में भी दिया हुआ ना कि भले वो एक यूनिसेल्युलर है अमीबा, या उनकी तरह दूसरा यूनिसेल्युलर आता है ना पैरामीशियम। आप लोगों को याद है आगे के स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे, पैरामीशियम कहते थे, जिसका स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर एक ही सेल का बना हुआ, लेकिन जिसका स्ट्रक्चर एक स्लीपर जैसा होता था, पैर के स्लीपर चप्पल की तरह उसका शेप होता था, वो पैरामीशियम। वो भी यूनिसेल्युलर है, और उनके अंदर भी फूड का डाइजेशन मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोसेस वो इसी तरह से होती है। तो ये अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, वो आपने ये 5 स्टेप्स में समझा ना। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझना। और अब ऐसे ही जैसे हमने अमीबा में न्यूट्रिशन देखा, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो अब देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब हम खाना खाते हैं वो कहाँ तक जाता है, और फिर उस खाने का डाइजेशन कैसे होता है, और उनमें से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वो पूरी प्रोसेस हमने, जिसे कहेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आपके टेक्स्ट बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग काफ़ी ध्यान से समझना ये प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन या डाइजेशन प्रोसेस वो सबसे पहले शुरुआत होती है माउथ से। सबसे पहले माउथ से शुरुआत होती है। हम कोई भी खाने का एक टुकड़ा, खाने का निवाला जो हम कहते हैं, वो सबसे पहले हम लोग मुंह में रखते हैं, और माउथ में रख कर उनमें 2 ऑर्गेन्स हेल्प करते हैं। माउथ के अंदर 2 ऑर्गेन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। ध्यान से पूरी प्रोसेस सुनना। माउथ के अंदर 2 ऑर्गेन्स हेल्प करते हैं जो होते हैं टीथ एंड टंग। टीथ वो फूड पार्टिकल्स को च्यू करने का, चबाने का काम करता है। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है, टीथ वो काम करता है। और टंग जो है उन पार्टिकल्स को अपनी सलाइवा के साथ मिक्स करती है। टंग में सलाइवा होता है, उनके साथ वो मिक्स करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो जिससे फूड पार्टिकल्स एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। हम बाहर से जो खाने का निवाला लेते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन हमारे मुंह में रखकर दांतों से चबाते हैं, टंग का, जीभ का सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, तो वो एकदम सॉफ्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं। फूड पार्टिकल्स एकदम सॉफ्ट है कि जिससे आगे डाइजेशन ईजी हो सके। हम कोई भी चीज़ को डायरेक्ट निगल नहीं सकते, सीधा हम लोग नहीं निगल सकते, नहीं तो वो हमें हमेशा स्टमक में, हमारे पेट में दर्द करता है। तो सबसे पहले दांतों से और जीभ से वो हेल्प करते हैं कि दांतों से चबाते हैं, जितने आप उसके छोटे से छोटे टुकड़े करोगे। इसलिए तो आपको वो कहा जाता है ना कि जितना हो सके खाने को चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप पहले उस खाने को चबा कर रखोगे उतना इजीली अंदर डाइजेस्ट होगा, और जितना अगर आपने चबा कर नहीं रखा अपने माउथ में ही, तो उतना अगर आप डायरेक्ट निगल गए तो वो डाइजेस्ट होने में भी तकलीफ होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पहुँचे कि सबसे पहले माउथ में टीथ के थ्रू फूड च्यू होता है, और टंग का सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है।
इसके अलावा माउथ के आसपास, यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि माउथ के आसपास सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स मतलब वो एक छोटे ऑर्गन्स कि जिनमें पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। एंजाइम्स, कल हमने बात की थी एंजाइम्स किसे कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स मीन्स पर्टिकुलर केमिकल्स आए हुए होते हैं जो अलग अलग तरह का वर्क करते हैं। हर केमिकल का अलग वर्क होता है और उन केमिकल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहो तो एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, जो सैलिवरी ग्लैंड्स में से सैलिवरी एमिलेस या फिर जूस निकलता है। ये सैलिवरी एमिलेस या जूस वो एक तरह के एंजाइम्स हुए, ये केमिकल हुआ कि ये एमिलेस, ये जूस, ये जो एंजाइम्स हुआ, ये एंजाइम्स क्या काम करता है, तो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का शुगर में कन्वर्ट करता है कि जिससे आगे फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। माउथ के अंदर सबसे पहले टीथ के थ्रू च्यू होकर टंग के साथ सलाइवा उसमें मिक्स होता है और फिर आसपास आए हुए इस सैलिवरी ग्लैंड्स में से जो सैलिवरी एमिलेस या जूस निकलता है, जो ये एंजाइम्स निकलते हैं, ये एंजाइम्स फूड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं कि जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो सबसे पहले डाइजेशन का वर्क इस माउथ से शुरू होता है। माउथ में जब डाइजेशन कंप्लीट हो तो उसके बाद फूड अंदर पहुंचता है, जो उसके बाद हमारे गले में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एसोफेगस। पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस कुछ काम नहीं करता, बस उस फूड को आगे पास करता है, और स्टमक तक पहुंचता है यहाँ। तो इसलिए एसोफेगस का सिर्फ इतना ही वर्क है, पास फूड टूवर्ड स्टमक। फिर उसके बाद माउथ से वो एसोफेगस और एसोफेगस से वो फूड पहुंचता है स्टमक में। देन अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक वो इस डाइजेशन का सबसे मेन हिस्सा ये कहलाता है। स्टमक में फूड करीबन 3 से 4 घंटे तक रहता है। खाना हमारा 3 से 4 घंटे तक स्टमक में रहता है और धीरे धीरे वहाँ डाइजेस्ट की प्रोसेस चलती है। इसी वजह से तो जब हम खाना खाते हैं तो 3 से 4 घंटे हमें भूख नहीं लगती। स्टमक में यहाँ पर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। वो जब स्टमक खाली हो जाता है ना, आगे जब फूड पहुँचता है स्टमक खाली हो जाता है, उसके बाद हमें जो है वो भूख लगना जैसे शुरू होती है। आपको कभी कभी ध्यान होगा कि भाई अचानक पेट में से जो है वो आवाज़ें आने लगती है कि हाँ अब तो बहुत भूख लगी है, क्योंकि उस वक्त ये होता है कि हाँ भाई आपका स्टमक पूरा खाली हो गया। लेकिन न हो तो 3 से 4 घंटे वो फूड अंदर रहता है। और स्टमक में क्या डाइजेशन होता है, तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। मैंने बताया ना, अब ये ग्लैंड्स मतलब ऐसे छोटे ऑर्गन्स कि जिनमें से एंजाइम्स, जिनमें से केमिकल्स निकलते हैं। तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस वो भी एक एंजाइम ही हुआ, ये केमिकल्स हुए, ये गैस्ट्रिक जूस वो क्रिएट करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, कहो 3 एंजाइम्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या काम करता है, तो फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हो ना तो उन्हें ख़त्म कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया हुआ होता है, जिस एसिड का काम ये है कि फूड में जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी हार्मफुल मटेरियल्स हो, उन्हें वो ख़राब कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है वो। इनके बाद दूसरा उनमें आता है, वो आता है पेप्सिन। जब फूड में HCl मिक्स होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है ना, तो फूड थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, उनमें एसिड का प्रपोर्शन बढ़ता है, एसिडिक हो जाता है। जिस एसिडिक की वजह से वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। फिर इसी वजह से तो जब नेक्स्ट पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन क्या काम करता है, तो फूड में जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करने का काम ये पेप्सिन करता है। और तीसरा ऑर्गन है उसमें, तीसरा एंजाइमस है उसमें, वो है म्यूकस।
म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको पता है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव आता है। आपके घर में आपको ध्यान होगा कि कहीं पर भी अगर एसिड होता है, एसिड की एक बूंद भी अगर आपकी स्किन पर गिर जाए तो आपकी स्किन लाइफ टाइम के लिए डैमेज हो जाती है। पता है ना, एसिड इतना रिएक्टिव आता है। और ऐसा एसिड हम सब अपने पेट में लेकर घूमते हैं। हमारे स्टमक में होता है ना ये एसिड, ठीक है ना। ऐसा एसिड कि जैसे बाहर अगर आप जरा सी भी स्किन पे रखो, कोई ऑब्जेक्ट पे भी रखो तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पेड़ पे अगर एसिड की कुछ बूंदें गिर जाए ना तो वो हमेशा के लिए सूख जाएगा। इतना रिएक्टिव ये एसिड होता है। और ऐसा एसिड हमारे स्टमक में है। तो बताओ हमारे बाकी के ऑर्गेन्स, बॉडी के अंदर जो बाकी के ऑर्गेन्स हैं वो सब ऑर्गेन्स ख़राब नहीं हो जाएंगे? स्टमक में अगर ये HCl होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वही चीज़ कि बाकी के ऑर्गेन्स में ये एसिड न जाए। हमारी पूरी बॉडी में इतने सारे ऑर्गेन्स हैं तो अगर एसिड एक भी ऑर्गेन में चला गया तो मतलब हमारी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो एसिड जो स्टमक में आया हुआ एसिड है वो पूरी बॉडी में न पहुँचे ना, उससे बचाने का काम ये म्यूकस करता है। तो म्यूकस का काम ही सिर्फ यही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। ये एक वॉल जैसा, एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बनाता है स्टमक के अंदर। म्यूकस एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर बना देता है स्टमक में कि जिस दीवार के थ्रू अंदर जो HCl, अंदर जो एसिड है वो एसिड स्टमक के बाहर न पहुँचे, दूसरे ऑर्गेन्स में न जाए, उससे बचाने का काम ये म्यूकस का है। ठीक है। तो ये स्टमक जैसे हमने देखा कि फूड माउथ से होकर, एसोफेगस से होकर फिर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक के अंदर ऐसी ये प्रोसेस होती है, उनमें गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। जिस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो फूड के बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। पेप्सिन जो होता है वो फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो म्यूकस है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है। वो एक वॉल बना देता है स्टमक में कि जिससे वो एसिड बाहर ना पहुँचे। अब 3-4 घंटे धीरे धीरे स्टमक में प्रोसेस चलती है। जब स्टमक में प्रोसेस पूरी हो जाए ना तो फिर फूड आगे पहुंचता है और पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप एक रोब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये गोल्डन कलर जैसा, ये रोब जैसा स्ट्रक्चर है, डोरी जैसा पूरा बना हुआ है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे डाइजेशन सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे पूरे डाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा एरिया में ये बना हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पाइप जो आप फोटो में देख रहे हो ना, ये पाइप को अगर बॉडी से बाहर निकाला जाए और एक सीधी डोरी की तरह खींचा जाए ना, एक डोरी बना देना, तो करीबन 6 मीटर जितनी डोरी बनेगी। कितनी बड़ी रोप? 6 मीटर जितनी रोप बन जाएगी। इतना ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में एडजस्टेड होता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हर किसी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे जो वेजिटेरियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ना, जैसे प्लांट्स खाते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है, कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने में उन्हें ज़्यादा मेहनत लगती है। इसी वजह से वो ज़्यादा, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। जबकि जो लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मीन्स कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरिजन में, जो एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। मतलब जैसे लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरिजन में छोटा होता है। और जैसे काऊ है या एलिफेंट है जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। तो ठीक है, वो तो दूसरी बात हुई, हम ह्यूमंस के बारे में समझ रहे हैं। तो फूड जब एसोफेगस, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला काम नहीं करता, इनके साथ दूसरे 2 ऑर्गेन हेल्पर होते हैं। इनके 2 ऑर्गेन्स उन्हें हेल्प करते हैं। एक लिवर होता है, ये लिवर जो रेड कलर का फोटो में देख रहे हो, और दूसरा होता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज, ये येलो कलर का जो आप पार्ट देख रहे हो,
ये पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये दो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ये दोनों ऑर्गन पहले उन्हें हेल्प करते हैं फूड डाइजेस्ट करने में, और कंप्लीट फूड का डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का पूरा डाइजेशन हो जाता है। इनमें एक एक करके समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेला नहीं है, उसके साथ लिवर और पेनक्रियाज भी उन्हें हेल्प करते हैं। तो पहले लिवर का काम समझे, लिवर क्या काम करता है। तो लिवर, ये जो रेड ऑर्गन है, वो अपने अंदर बाइल नाम का एंजाइम्स क्रिएट करता है। बाइल नाम का एंजाइम्स क्रिएट करता है, और वो एंजाइम्स क्रिएट होके आगे जाकर जो आप ये ग्रीन ऑर्गन देख रहे हो जिसे कहते हैं गैल ब्लैडर, तो वो बाइल एंजाइम्स आगे जाकर गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स आगे जाकर गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये एंजाइम्स क्या काम करता है, तो वो फूड में जो फैट्स होते हैं, फैट जिसे कहते हैं, चर्बी जो हम लोग कहते हैं, उन्हें ब्रेक करता है, ब्रेक्स द फैट्स। बाइल एंजाइम का काम क्या है, तो वो फूड में से फैट्स को, चर्बी को तोड़ता है कि जिससे वो आगे जल्दी डाइजेस्ट हो सके। तो सबसे पहले लिवर का ये काम है, जो बाइल एंजाइम्स क्रिएट करके इस गैल ब्लैडर में स्टोर करता है, क्योंकि उसके स्टोरेज के बाद वो फिर आगे जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लिवर का ये वर्क हुआ, वैसे ही पेनक्रियाज क्या काम करता है, पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज में भी पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट होता है। पेनक्रियाटिक जूस मीन्स वो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर। ये पेनक्रियाटिक जूस ऑलमोस्ट फूड के डाइजेशन का काम करते हैं, सब चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। फूड में जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में एक एमिलेस होता है, इस जूस के अंदर ही ये एंजाइम्स होते हैं। एमिलेस नाम का एंजाइम्स होता है जो फूड के स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, फूड के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद यही पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम्स होता है। ट्रिप्सिन जो फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसी तरह से पेनक्रियाटिक जूस में तीसरा लिपेस नाम का एंजाइम्स होता है, जो लिपेस फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से पेनक्रियाज के थ्रू, पेनक्रियाज की हेल्प से फूड का पूरा डाइजेशन हो जाता है। फूड के अंदर जो जो मेन पार्टिकल्स हुए ना, सब चीज़ों का डाइजेशन हो गया। ठीक है ना, पेनक्रियाज के अंदर से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, उनमें ये 3 एंजाइम्स होते हैं, ये 3 केमिकल्स, 3 एंजाइम्स होते हैं जो फूड के स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, इनके अलावा भी, ये तो मेन पार्टिकल्स, इनके अलावा भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुए, विटामिन हुए, जो भी फूड के पार्टिकल्स होते हैं, वो कंप्लीट डाइजेशन इनके थ्रू हो जाता है, पेनक्रियाज के थ्रू। और लिवर, पेनक्रियाज के बाद तीसरा अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी तो है ना, उन्हें ये लिवर और पेनक्रियाज उन्हें हेल्प करते हैं, जो हमने देखा है, ये दोनों उन्हें हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। फिर जब डाइजेशन पूरा हो जाए ना, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक तरह के इंटेस्टिनियल जूस होते हैं, ये एंजाइम्स इंटेस्टिनियल जूस होते हैं। ये जूस क्या काम करते हैं, तो अब ये फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि डाइजेस्ट तो हो गया, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट तो हो गया, वो पेनक्रियाज ने कर दिया सब। इंटेस्टिनियल जूस काम करते हैं फूड को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करना। हम फूड क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए ही। तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये इंटेस्टिनियल जूस करते हैं। जो फूड के जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जी है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ये एमिनो एसिड भी हमें एनर्जी देता है। और फूड के फैट्स को, चर्बी को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमें एनर्जी देता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या, कि लिवर और पेनक्रियाज के थ्रू जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ ना, जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया, अब उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इनका है। इंटेस्टिनियल जूस वो हर एक चीज़ को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया, तब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे कहते हैं विली, जिसे विली कहते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी पूरी बॉर्डर पे, अंदर की तरफ पूरी बॉर्डर पे मिलियंस ऑफ, करोड़ों में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह, या समझो आपके हेयर्स की तरह, बालों की तरह,
एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स आए होते हैं। ये जितना भी आप पूरा देख रहे हो, जैसे मैंने बताया 6 मीटर की लंबी डोरी होती है ये, इस पूरे के अंदर इस वॉल पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे कहते हैं विली। ये विली क्या काम करता है, तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया, जिसका भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये विली उसे एब्जॉर्ब करके, उस पूरे फूड को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये विली जुड़ा हुआ होता है ब्लड वेसल्स के साथ, खून की नसों के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ ना, जो भी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना, वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स करता है। विली का काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसे ब्लड के साथ मिक्स कर देना, कि जिससे जब वो फूड ब्लड में मिक्स हो जाए ना, तो वो पूरी बॉडी में पहुंचता है, और वो एनर्जी भी हमारी पूरी बॉडी में पहुंचती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कहाँ से फूड जो है वो आना शुरू होता है, माउथ से, उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक में काम करता है, फिर लिवर, पेनक्रियास से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट होके, एनर्जी में कन्वर्ट होके वो पहुंचता है ब्लड में, और ब्लड में मिक्स होके फिर वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट खाना तो यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया, पूरा फूड यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ऐसे फूड भी होते हैं। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, न होने का रीज़न क्या होता है पता है, कि आपने खाना या तो बिना चबाए अंदर डाल दिया हो, जैसे पहले ही बताया टीथ का मेन वर्क है च्यू करना, चबाना। अगर आपने खाना बिना चबाए अंदर डाल दिया हो तो वो डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाता, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। या तो फूड जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा प्योर नहीं होता, उनमें कुछ इम्प्योर चीज़ें होती हैं जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो ऐसे कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड हो ना, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये जो आप बाहर का पूरा पार्ट देख रहे हो, ये लार्ज इंटेस्टाइन के फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब फूड पूरा डाइजेस्ट तो हो गया, जो बचा कुचा जो डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो बचा हुआ खाना है उनमें से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, जितना हो सके उस बचे हुए को भी डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिर्फ सॉलिड फूड बच जाता है, जो फिर फूड नहीं कहलाता, वेस्ट कहलाता है, सॉलिड वेस्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तब उनमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अब बच जाता है खाली सॉलिड, वो सॉलिड वेस्ट, वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा। अब वो खाना हमारे पेट में ऐसा बच जाता है कि जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो अनडाइजेस्टेड फूड वो हमारे ऑर्गन एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो अनडाइजेस्टेड फूड वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जहाँ से फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है, माउथ से लेकर आखिरी एनस तक, ये कंप्लीट प्रोसेस डाइजेशन की चलती है ना। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग तो भाई खाना खा के मन में कभी सोचते भी नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रोसेस चल रही है, इतना कुछ हमारी बॉडी में चल रहा है ना, कभी नहीं सोचा है। लेकिन हमारी बॉडी कंटिन्यूसली ये वर्क करती रहती है, और ये ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी की कि अगर इस प्रोसेस में ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में मुश्किल आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। डाइजेशन सिस्टम वो आपकी बॉडी का सबसे बेस्ट सिस्टम कहलाता है। इसलिए आगे से कभी भी फूड लेते वक्त भी ये चीज़ें ध्यान रखा करो। अगर आपने कोई अनहेल्दी चीज़ें, फालतू चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो आप सोचो आपकी बॉडी में कितनी सारी प्रोसेस चल रही है, और इन सब प्रोसेस में बीच में रुकावटें पैदा होती हैं। आप बाहर की चीज़ें खाते हो या उतावल में खाते हो, बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बिना चबाए खा लेते हो, तो आपकी पूरी बॉडी में अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फिर आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है ना, खाना हजम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ही हमारे इन सब प्रोसेस को रुकावट डालते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान दो, है ना। आज जैसे ये प्रोसेस हमने समझी, ऐसे ही अब लाइफ प्रोसेस की दूसरी प्रोसेस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन ये जो आज का क्वेश्चन है कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग,
जिसमें माउथ से शुरू होकर आखिरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक, माउथ से शुरू होकर आखिरी तक पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से नोट्स बनाकर आज लिखनी है। देन आपका सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब जो जैसे वीडियोस में भी मैंने आपको हर एक पॉइंट मेन लिखा ही है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस की सही नोट्स आपको बनाकर लिखनी है। ओके, तो अब दूसरी लाइफ प्रोसेसेस अब हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।